हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडियाती क्लासेज में। आज की जो अपनी क्लास है उस पर बात करने से पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं कि अपने चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कोई वीडियो नहीं आया है नया। उसके कुछ कारण थे, कुछ रीजन्स ऐसे हुए थे कि मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पाया। उनमें से एक रीज़न तो आपको पहले से पता है, ऑलरेडी आप जानते हो उसके बारे में। कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं खुद भी घर पे बैठा हुआ हूँ। होम स्टे ले रखा है मैंने, तो बाहर निकल नहीं सकते और मेरे पास घर पे बोर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, आज हम बात करेंगे। और साथ ही एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो उस कारण भी फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था काफ़ी समय से, और कुछ अनावश्यक कारण हो गए थे जिनके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब क्लास कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज की जो क्लास है उस पर बात करेंगे हम। तो जो पहले उससे पहले मैं बता दूं कि आज की जो क्लास है वो करंट अफेयर पे रहने वाली है। लेकिन पहले अपनी क्लास आ रही थी करंट अफेयर की, जो वीकली आ रही थी। अब क्या है कि पिछले काफ़ी समय से, जैसे कि 16 फरवरी के बाद से अपनी क्लासें नहीं हुई है, तो 2 वीक तो फरवरी के बच गए, साथ ही इधर अपना मार्च के और अप्रैल के, तो काफ़ी क्लासेज पीछे रह चुकी है। तो उनकी वीकली क्लास ले पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं 2-3 क्लास मंथ वाइज लगा देता हूँ। जैसे फरवरी का जो करंट जी के बचा हुआ है, उस पूरे फरवरी का एक वीडियो बना दूँ, उसके बाद में पूरे मार्च का और पूरे अप्रैल का, और उसके बाद में फिर वापस हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से रिलेटेड है। देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जो है, वहाँ पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो उस महोत्सव के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है। उनमें से 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको नई दिल्ली पे राइट करना है। नई दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन 2020 में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार का पौधा अभियान किस सरकार ने या कहाँ की राज्य सरकार ने चलाया है। तो जो बिहार राज्य सरकार है उसने प्यार का पौधा नामक एक अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टीबी टर्बुलोसिस, जो टीबी है उस पर हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार इसके मामलों में अचानक वृद्धि हो गई है। यानी कि ये पहले से ज़्यादा पेशेंट्स इसके आ रहे हैं। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये इस रिपोर्ट के अनुसार 38% की वृद्धि हो गई है। यानी कि पहले जितने मामले आ रहे थे उनमें 38% का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 के बारे में। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 है, उस वो संस्करण तो है 77वें नंबर का। यानी कि 2020 में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का 77वां संस्करण आयोजित किया गया, 77th नंबर का। ठीक है, बात करते हैं इसके विजेताओं की। तो जो पहले बात करते हैं पुरुष वर्ग के विजेता, तो जो पुरुष वर्ग के विजेता है उनका नाम है सौरभ घोषाल, और जो महिला वर्ग की विजेता है उस प्लेयर का नाम है ज्योत्सना चिनप्पा। आप इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे काफ़ी सारे टाइटल्स जीते हैं और इंडिया का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात के बारे में बात करते हैं, वाराणसी है जो कि यूपी में पड़ता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो जो वाराणसी है वो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो 63 फीट ऊंची, या कहाँ पर लगाई गई है, तो आपका आंसर होगा वाराणसी, यूपी। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। तो जो केरल है उसने एक ऐप लॉन्च किया था, केरल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था। तो उस ऐप का नाम है यादू ऐप, और ये ऐप किस से रिलेटेड है, मोस्टली ये पूछा जाएगा। तो जो केरल सरकार ने यादू ऐप लॉन्च किया उसका संबंध है, तो यह है ड्रग माफिया से रिलेटेड। यानी कि वहाँ पे ड्रग माफिया जो काफ़ी बड़े स्तर पे सक्रिय है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। उसके लिए जो आम लोगों को अगर उसके बारे में कुछ पता चलता है, वो उसके बारे में जानकारी दे पाए, और वो अपनी जानकारी छुपा के रखे, खुद की जानकारी छुपा के रखे और गवर्नमेंट को बता भी दे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यादू ऐप बनाया है। इसके माध्यम से सब कोई भी आम आदमी ड्रग माफिया के बारे में अगर उसे कुछ पता चलता है तो वो बता सकता है अपने घर से बैठे बैठे ही, और उसकी खुद की जानकारी उजागर भी नहीं होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं बिग बॉस सीजन 3 के विजेता कौन बने हैं। जो बिग बॉस सीजन 3 के विजेता बने हैं उनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर हुए हैं इंडिया के। इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर भी सचिन तेंदुलकर ही है। सभी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वनडे टेस्ट और T20 खेल हैं उन सभी में 100 शतक लगाने वाले पहले प्लेयर भी सचिन तेंदुलकर ही है। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी सचिन तेंदुलकर हैं, लगभग 18,000 के समथिंग रन बनाए हैं। और जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है वो भी सचिन तेंदुलकर ही है, और इन्होंने लगभग 15,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज़ वगैरह जितने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। बात करते हैं इनको ये चर्चा में क्यों आए, तो इनको एक अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम है लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट अवार्ड। लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। बात करते हैं अपने पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के बारे में। तो जो अफ़गानिस्तान में चुनाव हुए थे उसमें लगातार दूसरी बार अशरफ गनी जीते हैं, और वो लगातार दूसरी बार अफ़गानिस्तान के पीएम बन गए हैं। ठीक है, यहाँ की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा तो अपने देश की कोई नहीं है, राजभाषा के बारे में। तो जो अपनी राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा कौन है, तो वो आंसर होगा अपना हिंदी। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोलने वाली पहली, दूसरी और तीसरी भाषा ऐसे क्रम है, उनमें से तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। बात करते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, इनका नाम है संजय कोठारी। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम है बिमल जुल्का। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग इनके पद होते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना और थोड़ा सा रिलेट कर लेना एक दूसरे से और इनको याद कर लेना। तो संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं और बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। बात करते हैं व्यास सम्मान के बारे में। तो जो 29वां व्यास सम्मान दिया गया है उनका नाम है वासुदेव मोही। 29वें नंबर का व्यास सम्मान जो दिया गया है वो वासुदेव मोही को दिया गया है, और उनकी एक रचना थी या एक कृति थी, उसका नाम है चेक बुक। उन्होंने एक चेक बुक नाम से कृति लिखी है जिसके लिए 29वां व्यास सम्मान उनको दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है IGI नई दिल्ली। IGI की फुल फॉर्म अपन यहाँ से याद करना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, नई दिल्ली में, देश की राष्ट्रीय राजधानी में। तो उसको चर्चा में क्यों आया, तो इसका कारण था कि वह भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। बात करते हैं प्रज्ञान ओझा के बारे में। जो प्रज्ञान ओझा है वो एक क्रिकेटर है इंडिया के, जो कि स्पिनर गेंदबाज थे। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, यानी कि ये अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे और ये क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जेफ बेजोस के बारे में। जो जेफ बेजोस है वो अमेजोन के संस्थापक हैं, और इन्होंने एक फंड की स्थापना करी थी, उस फंड का नाम है बेजोस अर्थ फंड। और इसकी स्थापना क्यों की, तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड नाम से स्थापना की है, और खुद ने इसमें फंड भी जारी कर दिया। बात करते हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बैक स्टेज नाम से। ठीक है, बात करते हैं ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है PV सिंधु को। PV सिंधु सभी को पता है इंडियन शटलर है, यानी कि वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल के साथ ही वो भी एक फेमस खिलाड़ी है। साइना नेहवाल और PV सिंधु दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी है। बात करते हैं सोनभद्र यूपी के बारे में। यूपी में एक जगह है सोनभद्र, वो चर्चा में आई थी। तो उसका कारण था कि वहाँ पर स्वर्ण भंडार खोजा गया है, यानी वहाँ पर सोने के पाए जाने की संभावना बताई जा रही है। बात करते हैं हरियाणा सरकार से रिलेटेड। तो हरियाणा सरकार ने एक कैंटीन शुरू की है, उसका नाम है अटल कैंटीन। जो अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर हरियाणा सरकार ने अटल कैंटीन शुरू की।
बात करते हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर से रिलेटेड। जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर है, उन्होंने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बनने का कारनामा कर दिया है। यानी वो ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 में भी 100 मैच खेले हैं कम से कम, तो वनडे में भी कम से कम 100 मैच खेले हैं और टेस्ट में भी कम से कम 100 मैच खेले हैं। बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया, जिसका कारण था लासा बुखार। वहाँ पे एक बुखार आया था, लासा नामक बुखार, उसके कारण वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल लगाना पड़ा, क्योंकि वो एक गंभीर बुखार था। काफ़ी सारे रोगी उसके सामने आ रहे थे। बात करते हैं अगरतला त्रिपुरा की राजधानी के बारे में। जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहाँ पर पहला भारत बांग्ला पर्यटन महोत्सव मनाया गया है। बात करते हैं प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर प्रयागराज संगम रख दिया गया है। ऋतिक रोशन के बारे में, वो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो वो चर्चा में क्यों रहे हैं, उनको एक अवार्ड दिया गया है। ऋतिक रोशन सभी जानते हैं कि वो राकेश रोशन के पुत्र है और उन्होंने क्रश जैसी शानदार मूवी बनाई है। वो एक अभिनेता है बॉलीवुड के, बहुत ही जाने माने, और उनको एक अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर का। ये किस कैटेगरी में दिया गया है, तो वो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के अंडर में दिया गया है। और ये उनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है, उस फिल्म का नाम है सुपर 30। सुपर 30 के बारे में सभी को पता होगा कि वो एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर कोचिंग करवाई जाती है गरीब बच्चों के लिए। ख़ास तौर से उनका टेस्ट लिया जाता है और फिर उनको कोचिंग करवाई जाती है। IIT जेई जैसी अच्छी अच्छी पोस्टों पे उनको भेजा जाता है तैयारी करवा के। क्वालिफिकेशन अच्छी उनकी करवा दी जाती है, फिर उसके बाद में वो काफ़ी अपना करियर्स बना लेते हैं अच्छा सा। बात करते हैं बिहार सरकार। बिहार सरकार ने जेलों में पोस्को सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है कि वो जेलों में पोस्को सेल स्थापित करेगी। बात करते हैं NTPC कंपनी के बारे में। जो NTPC कंपनी है, उसने राजस्थान में 925 मेगावाट का नोक सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। NTPC, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने राजस्थान में 925 मेगावाट का नोक सौर पार्क बनाने की स्थापना करी है, तो NTPC आंसर कर देना। या फिर आपसे पूछेगी NTPC राजस्थान में 925 मेगावाट का सौर पार्क किस नाम से स्थापित करेगी, तो नोक सौर पार्क के नाम से स्थापित करेगी। या पूछेगी राजस्थान में कितने मेगावाट का नोक सौर पार्क स्थापित किया जाएगा NTPC के द्वारा, तो 925। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपको पूरी जानकारी इसमें बता दी गई है। NTPC कंपनी का नाम आ गया, राजस्थान राज्य का नाम आ गया, कितने मेगावाट की पूछे तो 925 मेगावाट की, और किस नाम से पूछे तो नोक सौर पार्क के नाम से स्थापित करेगी। 4-5 क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इसी एक ही लाइन में, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं सुशासन सूचकांक 2019। सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया गया है, तो उसमें जो सबसे टॉप पर रहा है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु सुशासन सूचकांक 2019 में पहले नंबर पर रहा है। अब बात करते हैं ओमान के क्रिकेटर के बारे में। ओमान के क्रिकेटर है अल बलूसी। उन पे ऊपर ICC ने बैन लगा दिया है। ICC ने अल बलूसी जो ओमान के क्रिकेटर है उन पर कितने साल का बैन लगाया, तो 7 साल का बैन लगाया है। बात करते हैं RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने हाल ही में अपना एक नया आदर्श वाक्य जारी किया है, तो उसका नाम है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। क्या है आदर्श वाक्य? कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। और जो RBI के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, और उनसे पूर्व रघुराम राजन थे। ठीक है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। जो RBI के गवर्नर है रघुराम राजन और शक्तिकांत दास के बीच में भी आए थे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 100% LPG कवरेज देने वाला राज्य बन गया है। यानी जो हिमाचल प्रदेश है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 100% LPG कवरेज देने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019।
हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 आई है, तो उसके कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, तो हम उन पे बात करते हैं। जो फैक्ट है पहला वो है कि सबसे प्रदूषित देश कौन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। सभी को पता है बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप से बिलोंग करता है। तो थोड़ी सी बांग्लादेश के बारे में भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की पीएम का नाम है शेख हसीना, और यहाँ की जो राजधानी है बांग्लादेश की वो ढाका है, और जो मुद्रा है बांग्लादेश की उसका नाम है टका। ठीक है, बांग्लादेश की और भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। तो यह भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो जो भारत के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगती है वो है लगभग 4096 किलोमीटर, और यह सबसे अधिक लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, साथ ही यह भारत के त्रिपुरा राज्य को तीन ओर से घेरता है, यानी कि त्रिपुरा के तीन तरफ यह फैला हुआ है। थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हुए कि कभी यह भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, तो यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था। लेकिन 1971 में यह भारत की सहायता से जो पूर्वी पाकिस्तान था जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के नाम से 1971 में नया राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में। जो सबसे प्रदूषित शहर है वो एक बैड न्यूज़ लेके आया ये पॉइंट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है वो अपने देश के उत्तर प्रदेश राज्य का गाज़ियाबाद शहर बन गया है। यानी जो गाज़ियाबाद है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 है उसके अकॉर्डिंग भारत पांचवा सबसे अधिक प्रदूषित देश है। यानी भारत का स्थान इस रिपोर्ट में, जो कंट्रीज़ है उनकी रिपोर्ट में 5वें नंबर पे रहा है। तो यहाँ से भी एक तरह से बैड न्यूज़ ही मानते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है ये। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, तो यहाँ से तो बहुत ही अधिक बैड न्यूज़ मान सकते हो आप, ये अच्छी बात नहीं है अपने देश के बारे में। तो जो विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहर है उनमें से अकेले इंडिया के 21 शहर शामिल है। पूरे विश्व में के जो 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं, तो विश्व से तो 30 में से 9 ही है, और अकेले इंडिया के 21 शहर शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कितना अधिक प्रदूषण फैला हुआ है। बात करते हैं इसके पाँचवें पॉइंट के बारे में, तो जो विश्व का पाँचवा सबसे प्रदूषित शहर है वो देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है। तो देश की राष्ट्रीय राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही है, यह भी इसकी चपेट में है, और यहाँ पे भी काफ़ी प्रदूषण फैला हुआ है। तो देश की राष्ट्रीय राजधानी भी इसमें शामिल हो गई है, विश्व का पाँचवा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। बात करते हैं मारिया शारापोवा के बारे में, तो जो मारिया शारापोवा है वो रूस की एक टेनिस खिलाड़ी है। रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने टेनिस खेलने से संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले चुकी है, अब वो टेनिस नहीं खेलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह रहने वाला है कि इसकी थीम क्या रखी गई है। प्रतिवर्ष जब हम किसी भी इवेंट का आयोजन करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ थीम रखते हैं, और हर वर्ष उसकी अलग थीम रखते हैं। तो जो इस बार इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी वुमेन इन साइंस। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है इस क्वेश्चन पे कि इसकी थीम क्या थी। थीम से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इनकी थीम। ठीक है, अब बात करते हैं भारत ने पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया है। तो 27 फरवरी को भारत ने पहला प्रोटीन दिवस मनाया है। भारत ने कहा था कि वो प्रतिवर्ष प्रोटीन दिवस मनाएगा, तो उसने एक डेट फिक्स की है प्रोटीन दिवस की, और वो डेट है 27 फरवरी। तो 27 फरवरी 2020 को भारत ने पहला प्रोटीन दिवस मना लिया है। आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हेदर नाइट से रिलेटेड है। हेदर नाइट नामक एक महिला क्रिकेटर है, कहाँ की है, तो वो इंग्लैंड की है। अब ये चर्चा में क्यों आई है, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था
कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी तो है ही है। अब बात करते हैं कि पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। म- क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होगा हेदर नाइट। कहाँ से बिलोंग करती है, तो इंग्लैंड से बिलोंग करती है। ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप है ना मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और कमेंट्स आपके बहुत कम मिल रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करते रहें। साथ ही अगर, हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को तो ये मैंने बता ही दिया। साथ ही अगर आप व्हाट्सअप पे मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें डेली की करंट अफेयर भी मैं डालता हूँ, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स भी अगर मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं डाल देता हूँ। तो अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बॉयज़ के लिए तो इस यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन गर्ल्स के लिए मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया है। बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। तो जो भी गर्ल मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे मुझे ऐड मी इन ग्रुप लिख के मैसेज कर दे, मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप इसलिए बनाया था कि क्योंकि कुछ बॉय जैसे होते हैं जो गर्ल्स को परेशान करते हैं, उनको मैसेज करते हैं बार बार, इसलिए मैंने उन गर्ल्स के लिए अलग से ही ग्रुप बना दिया है। ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहे और ख़ुद को सेफ रखें। बाहर ना निकलें, अनावश्यक कारणों से बाहर और किसी से मिलना जुलना ये सब बंद कर दें। थोड़े दिन की बात है, एक बार इसकी चेन टूट जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम वापस अपने जो रोज़मर्रा का जनजीवन था वो पटरी पे लौट आएगा, हम आराम से बाहर निकल पाएंगे। और अगर हम खुद इतने पढ़े लिखे होके इसके जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो अपने अनपढ़ या जो मतलब बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या पालन करेंगे इसका। और ये सब अपने लिए ही है। लॉकडाउन से गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमें फ़ायदा है, गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। तो हमें इस चीज़ का नेगेटिव पार्ट कुछ नहीं देखना, पॉजिटिव पार्ट देखो। हम है तो जहान है और जहान है तो हम हैं। तो अपनी भी जान बचानी है और औरों की जान भी बचानी है। साथ में मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा। उन सभी कोरोना योद्धा जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो इस महामारी में अपना 100% योगदान दे रहे हैं। और कोरोना से जब हम घर बैठे डर रहे हैं तो वो तो रोज़ उन पेशेंट्स से मिलते हैं, वो कोरोना के बीच में काम करते हैं। जो कोरोना वॉरियर्स है या जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनको जो किट पहनाई जाती है उस किट के अंदर मतलब उनको 7 8 8 10 10 घंटे लगातार काम करना होता है उसको एक बार पहनने के बाद। और उसमें मतलब अगर आम आदमी अपने जैसा कोई भी अगर उस किट को पहनेगा तो अपने मुश्किल से हम 5 मिनट ही उसमें रह पाएंगे, क्योंकि उसमें वो पूरी एयर टाइट होती है। और हमें तो है ना वैसे, और गर्मी का मौसम है तो हम तो वैसे ही नहीं पहन के रह सकते। ठीक है। और जो पुलिस वाले हैं उनसे भी बदतमीजी ना करें, बाहर ना निकले, उनका सहयोग करें। और जो अपने आसपास गरीब या ऐसा लोग हैं उनकी मदद करें, उनके लिए खाना वगैरह की व्यवस्था करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।